जी। अब यहाँ से हम कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर की कुछ प्रॉपर्टीज कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज वगैरह का क्या मतलब है कि आपके पास अगर z जो है, ठीक है, इक्वल टू a आ रहा है, यानी जस्ट रियल नंबर आ रहा है, ठीक है, देन z कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, z के, दैट इंप्लाइज इट इज अ सेल्फ कॉन्जुगेट हो जाएगा। ठीक हो गया, ये आपके पास क्या हो जाता है, सेल्फ कॉन्जुगेट हो जाता है। उसके बाद हमारी सेकंड चीज क्या आ जाती है, z अगर इक्वल टू a प्लस बी एयोटा है, देन उसका कॉन्जुगेट किसके इक्वल होगा, a माइनस बी एयोटा के इक्वल होगा। इस बात का क्या मतलब है, इसको थ्रू फिगर देखते हैं। इसके बारे में जो है ना एमसीक्यूज बड़े पूछे जाते हैं। एमसीक्यूज किस तरह से आते हैं कि वो कहता है कि अगर z ये दिया हुआ है, यानी z डिफरेंट देगा, फिर कहेगा कि इसका कॉन्जुगेट कौन से क्वाड्रेंट में लाया करेगा। सबसे पहले z को देखें। आपको पता है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को प्लॉट करने के लिए हम क्या करते हैं, आर्गेट्स डायग्राम शो करते हैं। आर्गेट डायग्राम का क्या मतलब होता है, यहाँ पे आपके पास रियल पार्ट, यहाँ एक्स और वाई नहीं लेते, ठीक है। कम्प्लेक्स के अंदर आर्गेन डायग्राम में इसको रियल पार्ट लेते हैं, इसको इमेजिनरी पार्ट के तौर पे कंसीडर करते हैं। ये आपके पास रियल एक्सिस होता है, ये आपके पास इमेजिनरी एक्सिस होता है। लेकिन हम अपनी इजीनेस के लिए इसको एक्स ही लिखते हैं, इसको वाई लिखते हैं, लेकिन इन एक्चुअल ये रियल होता है ये, और ये इमेजिनरी होता है। और यहाँ पे ओरिजिन पे हमारा जीरो कम्प्लेक्स नंबर पड़ा हुआ था, ठीक है। ये जीरो हमने ओ लिखा होता है, ओ का मतलब है जीरो प्लस जीरो एयोटा। ये हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर जो है ना ओरिजिन या जीरो दिया हुआ होता है हमें। अब देखें a प्लस बी ओटा का क्या मतलब है, a इज द रियल पार्ट, ठीक है, रियल पार्ट है। रियल पार्ट का मतलब है यहाँ कोई a पड़ा यहाँ पे। फिर उसके बाद बी ओटा का मतलब b इज द इमेजिनरी पार्ट। तो इमेजिनरी पार्ट हमारे पास कहीं पे पड़ा हुआ है, यहाँ पे b के ऊपर, यहाँ कोई b पड़ा हुआ है। तो ऑर्गन डायग्राम की रिस्पेक्ट से ये जो हमारे पास नंबर आ रहा है z, वो किधर आ रहा है, ये इन दोनों के कॉमन में a कामा b इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। यहाँ से एक और नोटेशन हमें पता चली कि ए बी जो लिखा होता है ऑर्डर्ड पेयर के अंदर, वो इन दी रिस्पेक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में ही होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर ही होता है, ठीक है। अब आप देखिए आपका जो z है a प्लस बी होता है, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर। ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और आपको पता है कि इसमें आपका इस पूरे प्लेन के अंदर आपका रियल पार्ट पॉजिटिव होता है, इस पूरे प्लेन के अंदर आपका रियल पार्ट नेगेटिव होता है। इस पार्ट के अंदर आपका इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होता है, इस पूरे प्लेन के अंदर आपका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। क्वाड्रेंट के लिहाज से अगर मैं बात करूं, दो दो क्वाड्रेंट को मिला के, ठीक है, यानी कि फर्स्ट प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट को अगर मैंने देखना है, तो उसके अंदर आपका रियल पार्ट क्या होता है, पॉजिटिव होता है। फिर उसके बाद अगर मैं सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट को देखूं, उनके अंदर रियल पार्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। फिर इसी तरह से आप फर्स्ट एंड सेकंड को देखें, 1+2 को देखें, उसके अंदर आपका इमेजिनरी पार्ट जो होता है वो पॉजिटिव होता है। और फिर आप जो है थर्ड और एक 1+2 एंड थर्ड और फोर्थ को देखें, उसके अंदर आपका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है। इन चीजों को आपने ध्यान में रखना है। अब आप देखें कॉन्जुगेट के अंदर क्या हुआ है, रियल पार्ट आपका पॉजिटिव ही है। इसका मतलब है कि ये रियल पार्ट पॉजिटिव ही रहना, मेरा यहाँ पे कोई ए पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, ए इधर ही रहा है, क्योंकि ए इस पूरी लाइन में, यहाँ पूरी लाइन में ए जो है ना वो पॉजिटिव है। फिर माइनस बी हुआ है, तो बी अगर इधर है तो माइनस बी किधर होता है, यहीं पे कहीं होता है, माइनस बी के नीचे चला जाएगा। हमने पढ़ा है कि ऊपर वाला जो हमारे पास 1 और 2 क्वाड्रेंट्स हैं, ठीक है, उनके अंदर इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव होता है। मुझे इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव चाहिए, तो मुझे थर्ड या फोर्थ क्वाड्रेंट में देखना पड़ेगा। और थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर मैंने बी इमेजिनरी एक्सिस पे लिया, तो माइनस बी भी उसी एक्सिस पे होगा, लेकिन अपोजिट में होगा। तो दैट्स व्हाई ये वाला पॉइंट मेरे पास क्या आ जाता है, ए कामा माइनस। इसको क्लियर कर लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे ये राइज होता है कि वो देगा आपको z देगा, जैसे z उसने कहा है कि ये लाई करता है, लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। वो पूछेगा कि इन विच क्वाड्रेंट z कॉन्जुगेट लाइज, z कॉन्जुगेट कौन से क्वाड्रेंट में होगा। तो आपने इधर से देखना है, ठीक है। इधर से देखने का क्या मतलब है, रियल आपका पॉजिटिव है, तो ये आपका कौन से क्वाड्रेंट में आप रहेंगे, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में ही रहेंगे। फिर उसके बाद बी आपका क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। बी नेगेटिव होने से फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है। रियल पॉजिटिव हो और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव हो, ये कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है आपके पास। सो दैट्स व्हाई आपका जो कोई भी कम्प्लेक्स नंबर होता है, सिंपल सा कम्प्लेक्स नंबर जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है, उसका कॉन्जुगेट कौन से क्वाड्रेंट में होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। बिल्कुल उसी तरह अगर आप एक और एग्जांपल ले लेते हैं, अगर z आपको दिया हुआ है माइनस ए प्लस बी ओटा दिया हुआ है, ठीक है, या माइनस बी ओटा का ज्यादा क्लियर आपको हो जाएगा। माइनस ए माइनस बी ओटा को सबसे पहले देखें किधर लाइक आ रहा है,
रियल पार्ट भी नेगेटिव है, इमेजिनरी पार्ट भी नेगेटिव है। रियल पार्ट नेगेटिव होने के लिए मुझे सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में देखना पड़ेगा, इमेजिनरी नेगेटिव देखने के लिए थर्ड और फोर्थ में देखना पड़ेगा। तो इनका कॉमन क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट कॉमन है, मतलब माइनस ए माइनस बी इधर पड़ा, ये माइनस ए आ गया हमारे पास, तो यहाँ पे कहीं पे पड़ा हुआ है माइनस ए कामा माइनस, ठीक है, यहाँ पे पड़ा, लगान समझ गया, ये माइनस ए कामा माइनस बी आपका यहाँ पे पड़ा। अब इसका कॉन्जुगेट लेंगे, कॉन्जुगेट क्या करता है, बी के साइन को चेंज करता है। बी नेगेटिव था, किसके अंदर था, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर था, तो बी पॉजिटिव कौन से क्वाड्रेंट में होगा, उसके अपोजिट जो होगा सेकंड क्वाड्रेंट होगा, सो दैट्स व्हाई आपका कहाँ पे आएगा कॉन्जुगेट, सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, माइनस ए कामा बी। तो अगर ये जी जो है अगर मेरे पास थर्ड क्वाड्रेंट में दिया हुआ था, देन उसका कॉन्जुगेट कौन से क्वाड्रेंट में आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में आपके पास आता है। ये क्वेश्चन आपका वाइडली पूछा जाता है। अब ये तो मैंने जनरल बताया ना, अब आपको वो नंबर भी दे सकता है, 3+2 योटा कर देगा, 5 - 4 योटा, इस तरह से कुछ भी आपको नंबर दे दे और वो कहे कि इस कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट बताए, या वो कॉन्जुगेट दे दे और पूछे कि ओरिजिनल कम्प्लेक्स नंबर किसमें लाई करता है, वो भी आपको निकालना आना चाहिए। ये था कॉन्जुगेट कम्प्लेक्स नंबर के बारे में जो है ना एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, उनका एक कंसेप्ट था। अब जल्दी से जो है ना आगे चलते हैं, भागते हैं इधर से अब थोड़ा सा। कम्प्लेक्स नंबर एज ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ रियल नंबर, ये चीज मैंने आपको करवा दी है, ठीक है, उनको हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ये चीज मैंने आपको करवा दी है। ये देखिए ऑर्डर पेयर्स में लिखने का क्या मतलब है कि आर क्रॉस आर फॉर्म, आपको पता है कि किसी भी दो सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है उसको किसमें कन्वर्ट करता है, ऑर्डर्ड पेयर्स में, ए बी सच दैट ए बी बिलोंग्स टू एक्स, ऑर्डर पेयर्स में। तो ये आर क्रॉस, अब आपको पता है कि जेड जो होता है ए प्लस बी एटा लिखा होता है, तो अगर उसको ऑर्डर पेयर में करना है तो मुझे आर क्रॉस आर में से एलिमेंट लेना पड़ेगा, ठीक है, आर क्रॉस आर में से, तो वही चीज उसने बताई भी है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 क्या है, अगेन वही है, ठीक है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, वो जो हम सारा करके आए हैं ना सिंपल कम्प्लेक्स नंबर के लिए, वो उसने ऑर्डर्ड पेयर में कर, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इक्वालिटी कब होगी, जब करस्पॉन्डिंग ऑर्डर पेयर के एलिमेंट्स सेम होंगे, ठीक है, फर्स्ट जो एलिमेंट है फर्स्ट के इक्वल होगा, सेकंड सेकंड के, एडिशन क्या होगी, कंपोनेंट वाइज होगी, ठीक है, फर्स्ट पेयर जो है फर्स्ट के साथ ऐड होगा, सेकंड पेयर जो है ना सेकंड के साथ होगा, कांस्टेंट क्या होता है, दोनों पे मल्टीप्लाई हो जाता है, प्रोडक्ट में भी वही बात है, ये आंसर सेम आता है, AC minus BD into AD plus BC। C is called the set of complex number, it is easy to see that AB minus CD, अब उसने डिफरेंस भी बता दिया, ये डिफरेंस पॉसिबल है, ठीक है, यानी कि आपके पास ऑर्डर्ड पेयर्स में भी इक्वालिटी भी आ रही है, सम भी आ रहा है, डिफरेंस भी आ रहा है, स्केलर प्रोडक्ट भी आ रहा है और मल्टीप्लिकेशन भी आ रही है, सेम वही बात आपके पास। आगे बिल्कुल आपके जो है ना आपके बच्चों वाले काम है, ठीक है, छोटे बहन भाई के करने वाले काम है। ये देखिए सम डिफरेंस एंड प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपने निकालना है, करवा लीजिएगा, आप इसको देख लीजिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ द फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स, फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर। जी यहाँ एक क्वेश्चन है मेरे पास, फंडामेंटल वर्ड का क्या मतलब होता है, या फंडामेंटल किसी भी डेफिनेशन को, किसी भी लॉ को, किसी भी थ्योरम को हम फंडामेंटल क्यों कहते हैं, ये क्वेश्चन है मेरा आपके साथ। अभी जो है ना मैं जो पढ़ा रही हूँ साथ साथ आपको क्वेश्चन देती जा रही हूँ ना, फिर जब मैं फारिग होंगी ना और मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछूंगी ना, फिर मैं जो है ना आप लोगों के ये जो आप लोग अपने आंसर दिखते जाएंगे ना, फिर ये आप लोगों के जो है ना आंसर को मैं एक डिस्कशन क्लास रखूंगी, फिर मैं आपके जो है ना आंसर सुना करूंगी। अभी आप लोग इकट्ठे करते जाए अपने पास क्वेश्चन, ठीक है। तो आपने ये मुझे बताना है कि किसी भी चीज को, किसी भी लॉ को, किसी भी डेफिनेशन को, किसी भी थ्योरम को फंडामेंटल क्यों कहते हैं, ठीक है। देखिए और उसके साथ दी भी लगा हुआ है, दी आपको पता है कि मैथमेटिक्स के अंदर किसी भी डेफिनेशन, किसी भी वर्ड के साथ या किसी भी आप डिफाइन कर रहे हैं, जैसे आप आइडेंटिटी को डिफाइन करते हैं ना, तो आप उसको पढ़ते हैं दी आइडेंटिटी, तो दी का मतलब होता है यूनिकनेस का, वो यूनिक होता है, ठीक है, तो यूनिकनेस की वजह से दी आता है, तो दी फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, तो आपने ये जहन में रखना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे देना है कि फंडामेंटल क्यों, क्या वर्ड है, क्यों यूज होता है और किस तरह की डेफिनेशन के साथ यूज होता है और इसका क्या रोल है हमारे मैथमेटिक्स के अंदर या हमारी जो प्रूव्स आते हैं उनके अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे अगेन वही बताने लगा है, ठीक है, एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास अब क्या होती है कम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर, 0 0 होती है, ठीक है। आपको पता है कि ए प्लस बी एटा अगर कम्प्लेक्स नंबर है तो उसके अंदर एडिटिव आइडेंटिटी का क्या मतलब होता है, एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास एक ऐसा नंबर होता है जिसको किसी भी नंबर में ऐड करने से वो उसको बिल्कुल भी तंग ना करे,
उसको छेड़े भी ना, उसके साथ भी रहे और उसको छेड़े भी ना, तो वो कौन सा होता है? आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। बिल्कुल उसी तरह अब कम्प्लेक्स नंबर ए बी दिया हुआ है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? एडिटिव इनवर्स आपको रियल नंबर्स की रिस्पेक्ट से पता है। अगर ए बी दिया हुआ है तो इसमें अगर मैं आयोटा को कंसिडर ना करूं, ए का एडिटिव इनवर्स क्या होता है? माइनस ए। बी का क्या होता है? माइनस बी। तो जब मैं इसको लिखूंगी तो ये क्या लिखा जाएगा? माइनस ए माइनस बी आयोटा लिखा जाएगा। तो जस्ट आप उनके साइन चेंज कर दे तो वो एडिटिव इनवर्स हो जाता है। फिर आपके पास क्या आ जाती है? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी अब आपके पास क्या है? 1,0 उसने बताई। 1,0 ये किस तरह से आती है? या जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, ए बी इंटू सी डी, ये किसके इक्वल होता है? ए सी माइनस बी डी इंटू ए डी प्लस बी सी। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है जब हमने ए बी को किसी ऐसे नंबर के साथ हमने मल्टीप्लाई करना है जिसका आंसर क्या है? ए बी ही आए। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन आइडेंटिटी ला ही ऐसा है कि ये उसको डिस्टर्ब नहीं करता, चाहे वो मल्टीप्लाई हो, चाहे डिवाइड हो, चाहे कोई और रूल हमारे पास ऑपरेशन अप्लाई हो, उस नंबर को नहीं तंग करेगा, उसके साथ भी रहेगा, उसको तंग भी नहीं करेगा। अब हमने वो वाले दो नंबर्स बताने हैं या वो वाला पेयर बताना है या वो वाला कम्प्लेक्स नंबर बताना है जिसके साथ ए बी का डॉट प्रोडक्ट ले और आंसर ए बी है। अब इसमें देखें, इस वाले सिंबल जो वैल्यू है इसके अंदर मुझे ए ये पड़ा हुआ मिला है, बाकी कुछ भी नहीं मिल रहा। ठीक है, तो ए को यहाँ पे लाने के लिए, यहीं पे रहने के लिए सी को क्या होना पड़ेगा? 1। पहली बात आपको यहाँ से ये पता लगे, जब ये सी 1 हुआ, एक मिनट, ठीक है, जब ये वाले सी को मैंने 1 वैल्यू असाइन की तो इस वाले सी को भी क्या वैल्यू असाइन हो गया? 1। तो मेरा बी भी आ चुका है। ठीक है, इसकी रिस्पेक्ट से सी को भी वैल्यू असाइन होगी। फिर उसके बाद आपका क्या है? लेकिन हमें वैल्यू किसकी चाहिए? डी की चाहिए। डी तो आ गया, उसको छोड़ दें अभी हम इस यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें डी वैल्यू रह गई है। अब मुझे यहाँ से भी ए वैल्यू मिल चुकी है, यहाँ ए मिल चुका है, सी को 1 करने से यहाँ बी मिल चुका है। यही तो मेरी रिक्वायरमेंट थी जो आ जाए। बाकी फिर ये क्या पड़ा हुआ? एक्स्ट्रा पड़ा हुआ। एक्स्ट्रा में अब ए और बी तो एक्स्ट्रा हो नहीं सकते बिकॉज इट इज अ नंबर। ये एक नंबर है जिसका हम इनवर्स निकालना चाह रहे, सॉरी मल्टीप्लीकेटिव जो है ना, इसमें चेक करना चाह रहे हैं। कोई भी नंबर लिया हमने नॉन जीरो, चेक करें क्या ये मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी कोई बना रहा है इसके साथ सेट के अंदर या नहीं। तो ये एक्स्ट्रा था, एक्स्ट्रा में अब डी एक्स्ट्रा है तो डी को क्या कर देंगे? 0 कर दें। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको बाय सम लॉजिक भी निकाल सकते हैं। वैसे भी आपको ये जुबानी याद है 1 एंड 0 या 1 + 0 इज द मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। ये आपके पास क्या होती है? मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी होती है फ्रॉम आइदर साइड। और उसके बाद जब मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मिल जाती है, यानी जब भी आइडेंटिटी मिल जाती है तो हमें इनवर्स भी मिल जाता है। तो जब मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी मिली है, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी मिलेगा। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स अगेन आपके पास क्या है? अब आपने कौन से कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकलता है? जो नॉन जीरो होते हैं। हमेशा मल्टीप्लिकेशन में याद रखें कि इनवर्स निकालना है तो नॉन जीरो नंबर्स का निकलेगा, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं कुछ भी है, हमेशा किसका निकलेगा? नॉन जीरो का निकलेगा। सबसे पहले वो नॉन जीरो है, उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए बी निकालना है। तो ये वो फार्मूला है जिसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो ये फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बार्डली पूछा जाता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है? ये आपके पास सिंपल, आपने क्या करना है? ए बी का आपने कॉन्जुगेट लिख देना है इधर, ठीक है, और डिवाइड में आपने कर देना दोनों की स्केलिंग एंड एडिंग। ठीक है, ए और ये ए क्या लिखा हुआ है? ए बी क्या लिखा हुआ है? ए प्लस बी होता। इसका कॉन्जुगेट क्या होता है? ए माइनस बी होता। वो ए माइनस बी होता आप लिख ले, वो आप ए माइनस बी होता क्या लिखेंगे? यहाँ पे ए, यहाँ बी, और डिवाइड में क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे कि अगर आपको 2,3 दिया हुआ है और इसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताना है, आपने सिंपली क्या करना है? 2 एंड 3 का कॉन्जुगेट लिखना है, वो आता है 2 एंड -3। ठीक है, और डिवाइड में आपके पास क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 + 9 आ जाएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 + 3 3 इज द 9, और ये आपके पास आ जाता है 13। ये आपके पास जो है ना इनवर्स आता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 2 3 को इससे मल्टीप्लाई करें, आंसर 1 आ जाएगा। जी, इसी तरह से ये आपके पास आ जाता है। नेक्स्ट जो है
जी नेक्स्ट आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो आप देख रहे हैं अभी तक हमने कोई भी ऐसा लॉ नहीं पढ़ा जो हमने रियल में ना पढ़ा हो। मतलब रियल जो है ना कम्प्लेक्स नंबर अभी जो है ना कंपेरेबल है रियल लाइन के साथ। फिफ्थ हमारे पास आ गया डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये कम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है, सिंपल पढ़ा हुआ है, और अंदर दो कम्प्लेक्स नंबर का प्लस आ जाए माइनस आ जाए तो उनपे के साथ क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। ए बी पहले सी डी के साथ आ जाएगा, फिर ए बी प्लस माइनस के बाद ई एफ के साथ आ जाएगा। तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। और ये सिर्फ जो है ना आपके पास लेफ्ट दिया हुआ, आप राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इधर से निकाल सकते हैं। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट नोट है आपके पास, ठीक है, इसको हम करते हैं, फिर हम अपनी क्लास को एंड करते हैं। सबसेट सब स्पेशल सबसेट हम इंशाल्लाह कल कर लेंगे, नहीं कवर हो सकेगा आज। द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है डज नॉट सेटिस्फाई ऑर्डर एक्सियम्स। ऑर्डर एक्सियम्स इसमें कोई नहीं आए। In fact, there is no sense in saying that one complex number is greater or less than another. ठीक है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रही हूँ, इसको हम नेक्स्ट में करेंगे। हमने यहाँ पे क्या पढ़ा है कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर ऑर्डर नहीं पाया जाता। कौन सा ऑर्डर नहीं पाया जाता, ग्रेटर और लेस वाला। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर कोई ऑर्डर है ही नहीं, मैंने आपको पहले बताया था जो भी सेट आप ले लें, दुनिया के अंदर जितने भी सेट एग्जिस्ट करते हैं हर सेट में कोई ना कोई ऑर्डर जरूर एग्जिस्ट करता है। लेकिन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर उसने बताया कि देयर इज नो सेंस इन सेइंग दैट एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज ग्रेटर और लेस देन अनदर, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे से बड़ा है या छोटा है, ये सेंस नहीं पाई जाती। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि क्या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर कोई ऑर्डर पाया जाता है, इज देयर एनी ऑर्डर इन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका आंसर आपने, ये भी आपकी असाइनमेंट है, इसका आंसर भी आपने खुद निकालना है, वरना कल इसको मैं जो है ना सॉल्व करूंगी। पहले आपसे पूछूंगी फिर हम नेक्स्ट इसको करेंगे। जी ये सॉलिड रीजन नहीं है। ऑर्डर जो होता है ना किसी भी दो नंबर्स को कंपेयर करने का, वो ये बताता है कि आप टोटल में से जो है ना कंपेयर कर सके। ये ऐसा नहीं होता, यही जो है ना स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं कि इमेजिनरी को कैसे कंपेयर करेंगे। क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हैं, वो मैं आपको जो है ना फिर क्लियर करूंगी जब आप इस पर गौर कीजिएगा, इसको समझिएगा, ठीक है। किसी में कंपेयर करने का मतलब यहाँ पे होता है ग्रेटर और लेस वाली बात। जब आपने कहना होता है ना कि एक चीज जो है ना वो दूसरे से छोटी है, छोटी का मतलब है कि उसमें कोई क्राइटेरिया था। क्राइटेरिया क्या है, कोई स्क्वायर था, ठीक है, पहले एक स्क्वायर था, फिर एक और स्क्वायर हमने बनाया, तो कंपैरिजन क्या आया कि स्क्वायर्स की जो है ना हमारे पास उसका एरिया छोटा है, एक कंसेप्ट बना ना। फिर अगर सर्कल दिया हुआ था, एक मैंने बड़ा सर्कल बनाया, फिर मैंने छोटा बनाया, फिर ये कंपेरेबल है बिकॉज एक छोटा सर्कल है एक बड़ा सर्कल है। तो कोई लॉजिक होती है तो हम उसको कंपेयर करते हैं, तो कंपैरिजन एवं नहीं बन जाता, तो कंपैरिजन के लिए एक लॉजिक चाहिए। तो लेकिन सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर ये लॉजिक नहीं पाया जाता, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू छोटे बड़े के लिए इसमें तमीज नहीं होती, सो दैट्स व्हाई इसको आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें अगर कोई ऑर्डर पाया जाता है, कोई तरतीब, कोई सीक्वेंस है, तो वो सीक्वेंस कौन सा होता है। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट आंसर है, यहाँ पे ये पूछा जाता है क्या सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक ऑर्डर्ड है, ठीक है, एक ऑर्डर्ड सेट है विद ऑर्डर भी फिर वो बताएगा। अगर वो सिर्फ ऑर्डर्ड सेट कहता है देन यस इट इज एन ऑर्डर्ड सेट, ये एक ऑर्डर्ड सेट है, ये मैं आपको खुद बता रही हूँ, यस इट इज एन ऑर्डर्ड सेट। बट इसके अंदर लेस देन वाला ऑर्डर नहीं पाया जाता। ये यानी के रियल का ऑर्डर इस सेट में नहीं है, लेकिन इसका एक अपना एक ऑर्डर है, वो ऑर्डर आपने डिफाइन करना है, ठीक है। बस ये आपकी असाइनमेंट है यहाँ तक। और जो है ना अब आप इसको देखिएगा, इसको रीड कीजिएगा, इसके एमसीक्यूज को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, इससे एमसीक्यूज बनाने की एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिएगा, एंड देन आपको हो जाएगा, ठीक है। स्पेशल सबसेट ऑफ सी को हम कल देखेंगे। और इसको जो है ना उसे रहा तो थोड़ा सा क्या है, आप इसको रीड कीजिएगा, ठीक है। स्पेशल सब्जेक्ट ऑफ सी में कोई इतनी डिफरेंट चीज नहीं है, यानी कि रियल नंबर जो है ना वही इसमें स्पेशल सबसेट निकाला रियल नंबर्स का, ठीक है। स्पेशल सबसेट ऑफ सी क्या है, जिसके एलिमेंट्स ए कामा जीरो फॉर्म के, ए कामा जीरो फॉर्म का मतलब है कि रियल ही होते हैं, ठीक है। तो इसको रीड कीजिएगा, आपसे हो जाएगा। और साथ में 1.2 भी आपने सॉल्व कर लेना, छोटी छोटी चीज की जो है ना एप्लीकेशन है। और कल इंशाल्लाह हम रियल लाइन पढ़ेंगे। अभी आपने रियल नंबर पढ़े हैं और कम्प्लेक्स नंबर पढ़े हैं, कल हम देखेंगे कि रियल लाइन क्या होता है, ठीक है। चले कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले, उसको डिस्कस कर लें, देन जो है ना कवर करते हैं, ठीक है। एनी क्वेश्चंस? गुड हो, चले अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, और इसको रेडी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।